हेलो बच्चों, देखिए अभी हम लोग झारखंड बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए क्लास 12 इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र में मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सवाल नंबर 1 से, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा बात सही है, खोजिए। पहला, मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती है, सही है। दूसरा, साधन सीमित होते हैं, सही है। तीसरा, दुर्लभता की समस्या चयन को जन्म देती है, ये बात भी सही है। चौथा, उपयुक्त सभी होगा, आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। आगे देखिए सवाल नंबर 2, अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है, अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है, किसने कहा है? रॉबिन्स ने। ठीक है, रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान होता है, चयन का तर्कशास्त्र है। 2 का सही उत्तर सी होगा, सी। आगे देखिए सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 को पढ़िए। उत्पादन संभावना वक्र का मूल बिंदु की ओर नतोदर यानी अवतल होने का कारण है बढ़ती सीमांत अवसर लागत। याद रखिएगा, उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर यानी अवतल होती है, उसका कारण है बढ़ती सीमांत अवसर लागत। 3 का सही उत्तर बी होगा, बी। आगे देखिए सवाल नंबर 4, किसी सामान्य वस्तु के मांग वक्र की ढाल होती है ऋणात्मक। 4 का सही उत्तर ए होगा। देखिए, सामान्य वस्तु में कीमत एवं मांग के बीच नेगेटिव यानी विपरीत संबंध पाया जाता है। यानी सामान्य वस्तु का कीमत बढ़ने से मांग कम होती है और कीमत घटने से मांग अधिक होती है। यानी कीमत और मांग के बीच विपरीत नेगेटिव संबंध पाया जाता है, इसीलिए मांग वक्र की ढाल नेगेटिव होती है। 4 का ए होगा, ए। आगे देखिए सवाल नंबर 5, समसीमांत उपयोगिता नियम के विचार के मूल प्रतिपादक कौन थे? गॉसेन। समसीमांत उपयोगिता नियम को गॉसेन ने दिया है, इसे गॉसेन का दूसरा नियम कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। 5 का सही उत्तर सी होगा, गॉसेन। गॉसेन के दूसरे नियम को समसीमांत उपयोगिता नियम कहते हैं। आगे देखिए सवाल नंबर 6, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता घटने लगती है। याद रखिएगा, जब सीमांत उपयोगिता यानी एमयू मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होती है तब कुल उपयोगिता टोटल यूटिलिटी टीयू घटने लगती है, घट जाती है। 6 का सही उत्तर बी होगा, बी। आगे देखिए सवाल नंबर 7, मांग में संकुचन तब होता है जब, मांग में संकुचन कब होता है? जब कीमत बढ़ती है और मांग घटती है। ठीक है, जब वस्तु की कीमत बढ़ने के कारण उसकी मांग घट जाती है तो उसको मांग में संकुचन कहेंगे। 7 का सही उत्तर ए होगा, ए। आगे देखिए सवाल नंबर 8, अनिवार्य वस्तुओं के लिए कीमत मांग की लोच होती है शून्य। ठीक है, अनिवार्य वस्तुओं का कीमत में कमी या वृद्धि होने से उसकी मांग पर कोई विशेष ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, इसीलिए कीमत मांग की लोच उसके लिए शून्य होती है। 8 का सही उत्तर सी होगा, सी। आगे देखिए सवाल नंबर 9, पैमाने का प्रतिफल नियम लागू होता है, पैमाने का प्रतिफल नियम लागू होता है दीर्घकाल में यानी लॉन्ग पीरियड में। 9 का सही उत्तर सी होगा, 9 का सी। एक उत्पादक अपना संपूर्ण उत्पादन पैमाने को परिवर्तित कर सकता है दीर्घकाल में, लॉन्ग पीरियड में। 9 का सी होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 10, उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं कुल परिवर्तनशील लागत में अंतर स्थिर रहता है। 10 का सही उत्तर सी होगा। देखिए, कुल लागत यानी टोटल कॉस्ट टीसी और कुल परिवर्तनशील लागत यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट टीवीसी। तो टीसी और टीवीसी का जो अंतर होता है वह टीएफसी होता है, जो प्रत्येक लेवल में स्थिर रहता है। टीएफसी माने क्या? कुल स्थिर लागत, तो स्थिर रहेगा। 10 का सी होगा। आगे देखिए 11, निम्नलिखित में किस बाजार दशा में सीमांत आगम यानी मार्जिनल रेवेन्यू एमआर शून्य अथवा ऋणात्मक हो सकता है? एकाधिकार में और एकाधिकारी प्रतियोगिता दोनों में होगा। ठीक है, एकाधिकार एवं एकाधिकारी प्रतियोगिता दोनों बाजार में सीमांत आगम एमआर जीरो नेगेटिव हो सकता है। 11 का सही उत्तर सी होगा, 11 का सी। आगे देखिए 12, अन्य बातें समान रहे तो वस्तु की कीमत तथा पूर्ति की मात्रा में धनात्मक संबंध क्या व्यक्त करता है? देखिए, अन्य बातों के समान रहने पर वस्तु की कीमत बढ़ने से पूर्ति बढ़ जाती है और कीमत घटने से पूर्ति भी घट जाती है। यानी कीमत एवं पूर्ति के बीच धनात्मक सीधा संबंध पाया जाता है, जिसे पूर्ति का नियम कहते हैं, पूर्ति का नियम। 12 का सी होगा, सी। आगे देखिए सवाल नंबर 13,
एकाधिकार फर्म के संतुलन की शर्त नहीं है। इनमें से कौन एकाधिकार फर्म के लिए संतुलन का शर्त नहीं है? देखिए, फर्म के संतुलन का शर्त दो ठो होता है। पहला, सीमांत लागत सीमांत आगम के बराबर होना चाहिए, यानी एम आर बराबर एम सी होना चाहिए। और दूसरा होता है सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम वक्र को नीचे से काटना चाहिए, यानी एम सी रेखा एम आर को नीचे से काटे। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है औसत आय बराबर सीमांत लागत, गलत है। दूसरा ऑप्शन जो है सीमांत लागत बराबर औसत आय, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन जो है सीमांत लागत वक्र सीमांत आय वक्र को नीचे से काटे, ये सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है एकाधिकार फर्म के संतुलन की शर्त नहीं है, तो ए और बी गलत है, जो नहीं है। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा डी, ए और बी नहीं है। आगे देखिए सवाल नंबर 14 पढ़िए। एक एकाधिकारी वस्तु की मांग की कीमत लोच एक से कम होती है जब सीमांत आगम ऋणात्मक होती है। याद रखिएगा, एक एकाधिकारी वस्तु की मांग की कीमत लोच एक से कम होती है जब सीमांत आगम नेगेटिव होती है। 14 का सही उत्तर बी हो जाएगा, बी। जब बोलेगा मांग की लोच एक के बराबर होती है तो सीमांत आगम शून्य हो जाएगा, तब आंसर ए होता है। और जब क्वेश्चन देगा मांग की लोच एक से अधिक होती है तो हो जाएगा सीमांत आगम धनात्मक होती है, तब आंसर सी होता है। यहाँ बोला एक से कम इसलिए नेगेटिव होगा, 14 का बी। आगे देखिए सवाल नंबर 15। जब मांग और पूर्ति दोनों में बराबर वृद्धि हो तो, यानी जब खरीदारी और बिक्री मांग और पूर्ति दोनों में बराबर वृद्धि हो तो सेम रेट से वृद्धि हो तो संतुलन कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होती है, लेकिन संतुलन मात्रा बढ़ जाती है। कीमत में कोई चेंज नहीं होगा लेकिन मात्रा बढ़ जाएगा, काहे कि मांग पूर्ति दोनों बढ़ रहा है। 15 का सही उत्तर हो जाएगा डी। आगे देखिए सवाल नंबर 16। सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र में। याद रखिएगा, सामान्य कीमत स्तर जो व्यापक होता है, यानी जो लंबे समय तक दीर्घकाल तक व्यापक क्षेत्र तक स्थिर रहता है, सीमित रहता है, जिसको सामान्य कीमत स्तर बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन करते हैं। 16 का बी होगा, बी। आगे देखिए सवाल नंबर 17। अस्थायी पूंजी के उपभोग को क्या कहते हैं? मतलब पूंजीगत वस्तु जैसे मशीन, औजार, उपकरण इत्यादि का लगातार प्रयोग करते करते उसका कुछ पार्ट क्षय हो जाता है, उपभोग व्यय हो जाता है, तो उसको मूल्य ह्रास कहते हैं। घिसावट व्यय बोलते हैं, घिसावट व्यय, घिसते घिसते व्यय हो गया, लगातार यूज होते होते क्षय हो गया कुछ पार्ट, उसको मूल्य ह्रास बोलेंगे, मूल्य में कमी, घिसावट व्यय कहेंगे। 17 का बी। आगे देखिए सवाल नंबर 18। यदि किसी देश की विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय ऋणात्मक है तो क्या बोलेंगे? सकल घरेलू उत्पाद ज्यादा है सकल राष्ट्रीय उत्पाद से, यानी 18 का बी होगा, 18 का बी। देखिए, यदि किसी देश का विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय ऋणात्मक है, नेगेटिव है, तो इसका मतलब है उस देश का आयात निर्यात से ज़्यादा है। आयात निर्यात से अधिक होने पर देश का पैसा अधिक अलग देश विदेश चला जाएगा, जिससे देश को नेगेटिव होगा, हानि होगा। ठीक है, यानी जीडीपी ज़्यादा हो जाएगा जीएनपी से। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद ज़्यादा होगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद से। 18 का बी होगा, बी। आगे देखिए सवाल नंबर 19। राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में किसे सम्मिलित किया जाता है? राष्ट्रीय आय में किसको शामिल करते हैं? पहला, हस्तांतरण भुगतान, नहीं करते हैं। दूसरा, शेयर एवं बॉन्ड की बिक्री से प्राप्त राशि, ये भी नहीं होगा। तीसरा, काले धंधे से प्राप्त आय, ये भी नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर किसी को भी अर्थशास्त्र में शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, हस्तांतरण भुगतान या शेयर एवं बॉन्ड की बिक्री से प्राप्त राशि, काले धंधे से प्राप्त आय, कोई भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं। 19 का डी। आगे देखिए सवाल नंबर 20 पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? इनमें से कौन मुद्रा यानी मनी का कार्य नहीं है? खोजिए। देखिए, पहला है विनिमय का माध्यम, ये तो है। दूसरा है कीमत स्थिरता, ये नहीं है। मुद्रा का कार्य कीमत स्थिरता नहीं है। देखिए, लगातार वस्तु का दाम कमी वृद्धि हो रहा है, घटबढ़ हो रहा है, तो मुद्रा का कार्य ये नहीं है कि वस्तु का दाम स्थिर रखे। ठीक है, आगे मूल्य संचय, ये है। लेखा की इकाई यानी मूल्य का मापन, ये है, लेखा जोखा करता है, मूल्य को संचित रखता है। विनिमय का माध्यम है, कीमत स्थिरता नहीं है। वस्तुओं का मूल्य जो आज घटबढ़ हो रहा है मुद्रा के चलते, ठीक है, मुद्रा कीमत को स्थिर रख नहीं पा रहा है, कीमत में लगातार कमी वृद्धि होता है। 20 का सही उत्तर बी होगा, बी। आगे देखिए 21 पढ़िए। केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सी मुद्रा जारी की जाती है? केंद्रीय बैंक सेंट्रल बैंक द्वारा चलन मुद्रा जारी की जाती है। चलन मुद्रा का अर्थ होता है सभी नोट और सिक्के, ठीक है, जो वर्तमान में चल रही है अर्थव्यवस्था में, वह केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किया गया है। सभी सिक्के और सभी कागजी नोट्स केंद्रीय बैंक द्वारा जारी होता है, जिसको चलन मुद्रा कहते हैं।
21 का ए होगा ए। आगे देखिए 22 बैंकिंग लोकपाल योजना की घोषणा किस वर्ष की गई? 1995 में। ठीक है, बैंकिंग लोकपाल योजना की घोषणा 1995 में किया गया था। 22 का बी। आगे देखिए 23 निम्नलिखित में से वास्तविक निवेश है। निम्नलिखित में वास्तविक निवेश कौन है? भवनों का निर्माण। ठीक है, भवनों का निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन करना। 23 का हो जाएगा सी, भवनों का निर्माण वास्तविक निवेश है। बाकी जो शेयर खरीदना, पुरानी फैक्ट्री खरीदना, बैंक में जमा खाता खोलना, ये वास्तविक निवेश नहीं है। ठीक है, भवनों का निर्माण करना वास्तविक निवेश है, रियल इन्वेस्टमेंट है। 23 का सी होगा सी। आगे देखिए 24 पढ़िए। कीन्स का गुणक सिद्धांत निम्नलिखित में किसके बीच संबंध स्थापित करता है? कीन्स का जो निवेश गुणक होता है वो निवेश और आय के बीच संबंध बताता है, निवेश और आय के बीच संबंध स्थापित करता है। 24 का ए होगा ए। आगे देखिए 25 पढ़िए। पूर्ण रोजगार के आगे की सामूहिक मांग तथा पूर्ण रोजगार वाली सामूहिक मांग के अंतर को व्यक्त करता है स्फीतिक अंतराल। याद रखिएगा, पूर्ण रोजगार के आगे की सामूहिक मांग तथा पूर्ण रोजगार वाली सामूहिक मांग के अंतर को बोलेंगे स्फीतिक अंतराल। 25 का ए होगा ए। देखिए, अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार संतुलन स्थिति को बनाए रखने के लिए जितनी सामूहिक मांग की आवश्यकता होती है, यदि सामूहिक मांग उससे आगे हो, सामूहिक मांग उससे ज़्यादा हो, तो दोनों के अंतर को बोलेंगे स्फीतिक अंतराल। ठीक है, जितना ज़्यादा है, जितना जरूरत है उससे जितना ज़्यादा है, उस गैपिंग को बोलेंगे स्फीतिक अंतराल। 25 का ए। आगे देखिए 26 निम्नलिखित में से कौन सा सरकार का पूंजीगत व्यय है? इनमें से कौन सा सरकार का पूंजीगत व्यय है, पूंजीगत खर्च है? ए होगा ब्याज का भुगतान। 26 का ए होगा ब्याज का भुगतान। जब सरकार ऋण लेती है तो अपना परिसंपत्तियों को दूसरों के पास रखती है गिरवी। जब वह ब्याज चुकाएगा तो उसका परिसंपत्ति वापस आ जाएगा, जिसको पूंजीगत व्यय बोलेंगे। यानी पूंजीगत वस्तुओं पर जो व्यय किए पूंजीगत व्यय कहलाएगा। तो पूंजीगत वस्तु मेरा वापस आ जाएगा ब्याज का भुगतान करने से। ठीक है, 26 का ए होगा। आगे देखिए 27 निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक घाटे का सही माप है? प्राथमिक घाटा क्या होता है? राजकोषीय घाटा और ब्याज भुगतान का अंतर। ठीक है, ऑप्शन सी होगा सी। 27 का सी होगा, राजकोषीय घाटा और ब्याज भुगतान का अंतर प्राथमिक घाटा कहलाता है। यानी प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान होता है। 27 का सी। आगे देखिए 28 निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष करों का जोड़ा है? डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर का सही जोड़ा कौन है? खोजिए। देखिए, उत्पादन शुल्क हो गया अप्रत्यक्ष कर और संपत्ति कर हो गया प्रत्यक्ष कर, तो ए नंबर सही जोड़ा नहीं है। बी पढ़िए, सेवा कर हो गया अप्रत्यक्ष कर और आय कर हो गया इनकम टैक्स प्रत्यक्ष कर, ये भी जोड़ा सही नहीं है। सी पढ़िए, उत्पादन शुल्क और सेवा कर दोनों हो गया अप्रत्यक्ष कर, ये भी नहीं है। आगे डी पढ़िए, संपत्ति कर और आय कर, वेल्थ टैक्स और इनकम टैक्स दोनों प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट टैक्स है। ये जिस व्यक्ति पर लगता है उसी व्यक्ति को सरकार को चुकाना पड़ता है। ठीक है, 28 का डी होगा, संपत्ति कर और आयकर प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स का जोड़ा है। 28 का डी। आगे देखिए सवाल नंबर 29 पढ़िए। विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है। विदेशी विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है? विदेशी विनिमय बाजार में मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा। ठीक है, विदेशी मुद्रा की मांग और विदेशी मुद्रा की पूर्ति दोनों के द्वारा विनिमय दर का निर्धारण होता है। 29 का हो जाएगा डी। 29 का डी। आगे देखिए अंतिम क्वेश्चन सवाल नंबर 30 नंबर पढ़िए। व्यापार संतुलन का क्या अर्थ है? व्यापार संतुलन किसे कहते हैं? देखिए, व्यापार संतुलन मतलब होता है एक देश का विश्व के दूसरे देशों के साथ जितना भी दृश्य वस्तुओं का आयात निर्यात होता है, आयात निर्यात के अंतर को बोलेंगे व्यापार शेष, व्यापार संतुलन। ठीक है, एक देश का दूसरे देशों के साथ हुए दृश्य वस्तुओं के आयात एवं निर्यात में अंतर को व्यापार शेष, व्यापार संतुलन कहते हैं। 30 का हो जाएगा बी। तो चलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप कितना सकें। ठीक है, आपके अनुसार कितना सवाल बना आपसे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।